हेलो, भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण का बेसिक चीज़ें सब बता दिया था। तो आज आपको 3A का दूसरी सवाल बताएंगे, जिसमें दिया गया है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब है कि इसको पहला इस दोनों समीकरण बनाना होगा। दोनों समीकरण बनाने के बाद आपको ग्राफ पर प्रदर्शित भी करना होगा। तो सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है। चलिए देखते हैं। दो किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो यहाँ सेब और अंगूर की बात हो रही है। तो मान लीजिए सेब का मूल्य x है, अंगूर का मूल्य y है। तो दोनों अलग अलग जोड़ देंगे, गुणा करके तो 160 रुपये होना चाहिए। तो मान लीजिए, माना 1 किग्रा सेब का मूल्य x तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य y है। इसलिए 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य गुणा हो जाएगा इसमें। इसलिए 2 किग्रा सेब का मूल्य बराबर 2x होगा और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य बराबर 1y। 1y मतलब y, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। तो अब अगर दोनों को हम जोड़ दिया जाए तो 160 हो जाएगा। यहां लिख दीजिए, प्रश्नानुसार 2x प्लस y बराबर 160। ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह आपको दूसरा भी बनाना है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, 4 किग्रा सेब मतलब 4x, तो 4x प्लस 2 किग्रा मतलब 2y बराबर 300, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए दोनों में 2 का भाग हो रहा है, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो छोटा कर लीजिए, 2 का भाग देंगे, 2 दूनाई 4 2x प्लस 2 1 के 2 1y बराबर 2 का इसमें भाग देंगे, 2 1 के 2 2 पंचे 10 150। तो ये बना दीजिए समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करना होगा, मतलब कैसे, ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें इस समीकरण के लिए और इस समीकरण के लिए एक एक सारणी बनाना होगा, जो इसके मान उसमें दिए रहेंगे। तो इसको निकाल लीजिए। यहाँ पर इसका हम बना दे रहे हैं। x बराबर y बराबर, तो यहाँ y का मान अगर कुछ लेंगे तो x का आएगा, या तो x का मान हम कुछ लेंगे तो y का आएगा। मान लीजिए x का मान हम 40 लेते हैं, तो x का मान 40, 40 दूनी 80, 80 उधर जाएगा तो 80 घटेगा, तो इसका मान आ जाएगा 80। अब इसका मान कुछ और लीजिए, मान लीजिए 50 लेते हैं, x का मान 50, तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो घटेगा ही। इसको हम पीछे बता चुके हैं कैसे आया है। अगर ये न समझ में आ रहा हो तो पिछला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसके लिए भी हम बना लेंगे। यहाँ पर x बराबर y बराबर, तो यहाँ x का मान क्या लिया जाए, क्योंकि 150 है, ये 5 के गुणांक में आएगा। 50 इसका लेंगे, चलिए इसका हम 50 लेते हैं, x का मान 50, तो 50 दूनी 100, तो ये आएगा कितना, 50 आ जाएगी भी।
50 दूनी 100 होगा, तो 100 उधर जाएगा तो घटेगा तो बचेगा 50, तो दोनों का मान 50-50 आया। और चलिए देखिए x का मान कुछ और लेंगे, मान लीजिए 60 लेते हैं, 60 दूनी 120 होगा। अगर हम इसका मान 60 लेते हैं तो 60 दूनी 120, 120 उधर जाएगा तो 120 इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना, 30। तो यहाँ पर देखिए हम दो मान ही ले रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और मान ले सकते हैं ऐसे, x का मान अपने मन से लेंगे तो y का मान अपने आप आएगा। तो इस तरह से आप चाहे जितना मान ज्ञात कर सकते हैं। और हम दो मान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें किसी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदु ही चाहिए, तो दो बिंदु मिल जाएगा, उसके बाद रेखा सीधी खींच सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और एक बात ये ध्यान देना है, 40, 50, 60, 80 ये तो बहुत बड़ा मान है ना, तो बड़ा मान इस पर दिखाने में आपको समस्या होगी, तो इसलिए कुछ पैमाना मान करके छोटा कर सकते हैं। तो पैमाना मान लीजिए, पैमाना 1 सेमी बराबर 10, तो 1 सेमी बराबर 10, तो हम 10 का इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इस तरह से छोटा हो जाएगा ना। यहाँ पर हम 8 तक अधिकतम बनाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा इसमें 8 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ा भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से देख रहे हैं ग्राफ बन गया है। यहाँ आपको दिखा देना है y डैश x डैश ए y डैश, x डैश y डैश। पहला देखिए x पर 4 y पर 8, चूंकि 40 है तो हम 10 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो x पर 4 इकाई, y पर 8 इकाई, तो देख रहे हैं इसका और इसका सीध होगा, दोनों प्लस में है तो इसी में रहेगा। तो 4 की सीध में और 8 की सीध में ये बिंदु यहाँ जाएगा, एक बिंदु मिल गया। अगला x पर 5 y पर 6, तो x पर 5 यहाँ है, y पर 6, 5 और 6 की सीध में यहाँ बिंदु जा रहा है, हल्का इधर है। तो अब देखिए ये रेखा इस तरह से गुजरेगी, इसके बाद ये कौन समीकरण है, इसका लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर 160, और इसका x पर 50 y पर 50 मतलब 5 5, x पर 5 y पर भी 5, तो x पर 5 y पर 5 यहाँ लगभग जाएगा। चलिए एक बिंदु ये मिल गया। x पर 6 y पर 3, तो x पर 6 y पर 3, तो 6 3 ये यहाँ जाएगा यहाँ पर। तो दोनों रेखा दोनों रेखाएं लगभग देख रहे हैं समांतर जा रही है ना। तो ऐसे देख रहे हैं ना।
तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा निरूपित कर रही हैं, क्योंकि 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160, तो दोनों अपने आप समांतर होंगी। अगर ये a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है तो इसका कोई हल नहीं होता है, मतलब इसको हल आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका हल होगा ही नहीं। वैसे आप विलोपन प्रतिस्थापन से करेंगे तो भी हल नहीं हो पाएगा। इसका समीकरण ये वाला है, यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इस तरह से आपको पूरा ग्राफ बना लेना है। अब इस अभ्यास में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हो सकता है समीकरण बनाने में समस्या आ सकती है और ग्राफ बनाने में तो नहीं, ग्राफ इसी तरह से आप प्रदर्शित कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो भी सवाल हैं विद्यार्थी प्रश्न का, उसका हम समीकरण बना दे रहे हैं, आप लोग इस तरह से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि परीक्षा आपको ही देना है, हमें तो परीक्षा नहीं देना है। हाँ, हमारी परीक्षा तो आज ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो आप लोग इस तरह से बना लेंगे। चलिए देखिए, तीसरी सवाल है, दो रेल की पटरियां समीकरणों 2x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है और इसके लिए भी, दोनों के लिए एक एक सारणी बना लेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ देखिए x प्लस 2y माइनस 4 और यहाँ देखिए 2 का भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 4, 2 6 12, तो ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा निरूपित करेंगी ना। तो इस तरह से दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर, क्योंकि रेल की पटरियां हमेशा समांतर ही होती हैं। तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे, जो अभी हम पिछली सवाल बताए थे वो उसी टाइप से जाएगा, मतलब दोनों रेखाएं एक सीधी रेखा में ही निकलेंगी, मतलब समांतर रेखाएं होंगी, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बना लीजिए। इस तरह से चौथा देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब इसको आपको ग्राफ से हल करेंगे तो दोनों रेखाएं कहीं न कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही उसका हल होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको हल करना है। हम इसका समीकरण बना दे रहे हैं। समीकरण कैसे बनेगा? समीकरण बनाने के लिए अभी हम विधि बताए थे। मान लीजिए पेंसिल का मूल्य x है, कलम का मूल्य y है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। इसी तरह 7x प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y है, इसलिए 5 पेंसिल है तो 5 का गुणा होगा, 5x हो जाएगा। तो 5x प्लस 7 कलम मतलब 7y बराबर 50, और इसी तरह 7x प्लस 5y। इसी प्रकार यहाँ लिख दीजिए 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब दोनों के लिए आपको सारणी बनाना है, सारणी बना करके उसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे, बस इसमें कुछ करना है नहीं। तो इसी तरह इसको भी देख लीजिए। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो एक ही मान लेंगे तो भी काम चल जाएगा, या दोनों मानेंगे तो भी। हाँ, 2 4 माने। माना लड़कों की संख्या x है, एक ही मान के हल कर लीजिए। तो लड़कों की संख्या x है, इसलिए लड़कियों की संख्या क्या होगा? 10 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों में अंतर कितना होगा? 4 होगा प्रश्नानुसार। तो 10 माइनस x बराबर 4, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं,
लड़के कम है तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे, 4 बचना चाहिए। तो बस इसी को हल करना है। तो 10 माइनस x जुड़ेगा, 2x बराबर 4 और इसको पक्षांतर करेंगे तो -2x बराबर 4 माइनस 10, तो -2x बराबर -10 में 4 घटेगा 6, तो x बराबर -6 बटे -2, तो x बराबर 3। तो 3 क्या है? लड़कों की संख्या। आप लड़कों की संख्या माने थे, तो यहाँ हो गया x का मान 3, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर, संख्या क्या है? 10 माइनस x, तो 10 माइनस x मतलब 10 माइनस 3 बराबर 7। बस। तो लड़के कितने हैं? 3, लड़कियां कितना है? 7 है। एकदम सिंपल सवाल है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार अपने आप दोहरा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 25वें सवाल में दिया गया है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो तीनों रेखाओं के बारे में आपको देखना है कि ये तीनों कैसी हैं। तो पहले इसका A1/A2, B1/B2 सब चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा नियम लागू होगा। चलो पहला देखते हैं। A1/A2 कितना है? 5/7 है और B1/B2 -4/6। तो इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 कट गया, तो हो गया -2/3। देख रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। तो अगर A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं आता है तो उसके अद्वितीय हल होते हैं। इसको हम पीछे लिखाए थे, नियम पिछले वीडियो में होगा। तो आपको यहाँ सीधा लिख देना है। अभी C1/C2 चेक करें या ना करें, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आया है तो अगले की हमें जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब इसका केवल एक हल होगा। अद्वितीय मतलब दो नहीं होगा, मतलब एक हल होगा। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 अगर है तो समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। चलो इसका देखते हैं। इसका A1/A2 बराबर 9/18। ये A1 है, ये A2, ये B1, B2, C1, C2 इस तरह से होता है। 9 के 9, 9 दूनी 18 हो गया 1/2। इसको देखिए B1/B2, तो B1 है इसका 3, B2 6, 3 के 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये दोनों बराबर आ रहा है। तो इसको भी देख लीजिए C1/C2 तो 12/24, 12 के 12 दूनी 24, 1/2। देखिए तीनों बराबर आ रहा है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर तीनों बराबर है तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसलिए इस समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक, एकदम सिंपल है, इसे कर लेंगे। और इसको आपको याद भी करना होगा। ये नॉट इक्वल होगा तो अद्वितीय हल होगा, अगर तीनों बराबर है तो अनंत हल होगा, और A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 तो कोई हल नहीं होगा। अब इसको देखिए क्या होता है। A1/A2 बराबर 6/2, 2 के 2 तिहाई 6 बराबर 3। फिर B1/B2 -3/-1 बराबर ये भी 3 हो गया। इसके बाद C1/C2 0/9 बराबर 0। देख रहे हैं पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि
A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इसलिए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। बस इस तरह से आपको लगाना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये तीनों नियम आपको याद रखना होगा, ये आगे चल करके काम देगा और इस टाइप के सवाल परीक्षा में भी बहुत आ जाती है। तो अक्सर 99% इसका संभावना होती है कि इस टाइप सवाल आ जाती है। इसका कौन हल होगा, अद्वितीय होगा, अनंत होगा, तो आपको चेक करना होगा। जब ये मालूम रहेगा तभी तो कर पाएंगे। तो और सिंपल भी है, बहुत कठिन भी नहीं है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए 6वें सवाल में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत असंगत का मतलब क्या है, उसका हल अद्वितीय है या अनंत हल है या कोई हल नहीं है। अगर संगत है मतलब अद्वितीय हल है, और असंगत है या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। क्योंकि अनंत हल वाला और कोई हल वाला उसको आप हल नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि उसका मान विलोपन से हल करेंगे तो दोनों कट जाएगा, x भी कटेगा y भी कटेगा, तो इस तरह से आप हल ही नहीं कर सकते। तो संगत नहीं होगा मतलब असंगत होगा। तो संगत कौन होगा, जो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 अगर है तो अद्वितीय हल होता है। तो इसमें देखिए x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 है। तो अगर इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, x + y = 5 ये भी हो जाएगा। तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा हैं, अर्थात दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो ये दोनों रेखाएं मतलब हल नहीं की जा सकती हैं, ये असंगत है। तो इसका आपको क्या लिखना होगा, असंगत। असंगत है मतलब आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। पता कैसे लगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा। उसी तरह इसको देखिए x - y = 8 है, यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3, तो x - y बचेगा बराबर 16/3 होगा। तो 16/3 मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब ये इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब ये भी असंगत है, असंगत है। इसको देखिए 2x + y - 6 और यहाँ 4x - 2y - 4 है। तो अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 हुआ, फिर 2 1 के 2, ये 2 दूना 4, 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4 मतलब 2 हुआ, 2 1 के 2 1 हुआ, तो 2x + y और बट्टे 4 ये हो जाएगा। इसका मतलब ये भी दोनों रेखाएं एक ही रेखा निरूपित करेंगी, तो ये भी असंगत होगा, असंगत है मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होगा। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 का भाग देंगे तो x - y आएगा, यहाँ 4 का भाग देंगे तो x - y आएगा। तो ये भी असंगत ही है, असंगत है। तो देख रहे हैं 4 सवाल है, चारों असंगत है। इसका मतलब आपको ग्राफी विधि से हल करना ही नहीं पड़ेगा। तो एकदम बढ़िया से आपका जी छूट गया। ठीक, देखिए 7वां सवाल, अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसको आपको देखना है कि A1/A2 B1/B2 बराबर है या नहीं है। तो यहाँ देखिए ये तो बराबर दिख रहा है, बराबर नहीं है, क्योंकि ये A1/A2 3/2 है और ये 2/3 है। A1/A2 बराबर 3/2 और B1/B2 2/-3 है। तो यहाँ देख रहे हैं बराबर नहीं है ना, तो इसलिए ये संगत है, ये संगत है। यहाँ 2 1 के 2 दूना 4, 3 1 के 3 दूनी 6, तो ये संगत नहीं होगा। यहाँ देखिए A1/A2 2/4 बराबर 1/2 और B1/B2 -3/-6 बराबर ये भी 1/2 और C1/C2 8/9 है। यहाँ देख रहे हैं ये पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है।
इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी असंगत है, असंगत है। इसी तरह इसको भी चेक कर लेंगे। A1 बटे A2, A1 का मान 3/2/9 है, तो क्या होगा ये 3/2 गुणे 9, 3 के 3 त्रिक 9 बराबर 1/6। और इसका ये देखिए B1 बटे B2 5/3/10 माइनस में रहेगा, तो 5/3 गुणे 10, 5 के 5 36 बराबर -1/6 3 18। तो ये देख रहे हैं बराबर नहीं आ रहा है, और तो ये इसका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिख दीजिए इसका अद्वितीय या संगत लिख दीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि आपसे संगत असंगत पूछा है। तो यहाँ लिख दीजिए संगत हल होगा, बस यही पूछा है, संगत है या असंगत। हल करने के लिए नहीं कहा है, मतलब ग्राफी विधि से इसको हल नहीं करना है, आपको केवल संगत और असंगत बता देना है। इसके बाद 7वां का चौथा है 5x - 3y बराबर 11 - 10x + 6y बराबर -22। तो इसका देखिए A1 बटे A2 चेक कर लीजिए, A1 बटे A2 5 बटे -10 बराबर 1/-2 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, और ये वाला -3/6, यहाँ पहले सूत्र लिख लें, B1 बटे B2 -3/6, ते भी कटेगा बराबर -1/2 आएगा, तो दोनों बराबर है। और C1 बटे C2 भी बराबर ही आ रहा है -11/22, तो बराबर -1/2। यहाँ तीनों बराबर है, इसलिए अनंततः अनेक हल होंगे, इसलिए संगत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, इसलिए संगत नहीं है। ठीक है, देखिए 8वां सवाल, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब भुजाएं ज्ञात करना है, भुजा क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों मान लीजिए, माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। तो बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तो x में अगर y हम घटाएंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि लंबाई बड़ी है चौड़ाई से 4 मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब लंबाई में हम चौड़ाई घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए x - y बराबर 4, ये बन गया समीकरण 1, एकदम सिंपल सा। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग कैसा है, आयताकार है। आयत का परिमाप, पहले सूत्र लिख लीजिए, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये तो हुआ आयत का परिमाप, लेकिन आपसे कहा है अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, इसलिए आयत का अर्ध परिमाप बराबर केवल लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा, क्योंकि आधा करेंगे मतलब इसका आधा हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप दिया गया है कितना, 36, तो 36 बराबर लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y, बस समीकरण 2 बन गया। इसको सीधा लिख लीजिए, x + y बराबर 36, समीकरण 2। अब 1 और 2 को आपको हल करना होगा, तो इसकी भुजाएं आ जाएंगी।
9वीं सवाल देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जिससे प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। मतलब एक समीकरण तो ये दिया गया है, एक दूसरा समीकरण आपको ऐसी कल्पना करना होगा कि उसके प्रतिच्छेदित करती मिले और समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। मतलब 3 समीकरण आपको नया बनाना है इसके सापेक्ष। तो पहला 2x + 3y - 8 = 0 है। तो प्रतिच्छेदित करती हो, इसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए ना। तो प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। तो आपको एक ऐसा समीकरण बना लीजिए जिससे a बराबर न हो। इसलिए समीकरण क्या हो, 2 की जगह हम कुछ लिख सकते हैं दूसरा, 3x + 5y - 12 = 0। हो सकता है। मतलब आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, केवल बराबर ना होना चाहिए। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है समांतर रेखा हो। तो समांतर के लिए 2x + 3y - 8 = 0। रेखाएं समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होना चाहिए ना। तो अब ऐसा समीकरण बनाइए जिससे इस टाइप का हो। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हम इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, 2 दूनाई, इसलिए रेखा 2 दूनाई 4, 4x + 2 तिहाई 6y, और 2 का इसमें गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तब तो बराबर हो जाएगा। तो इसके अलावा आप कुछ दूसरा लिख सकते हैं, -12 = 0 के प्रकार की होनी चाहिए, ठीक। और तीसरा क्या है, संपाती हो। संपाती हो मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर होना चाहिए। तीसरा 2x + 3y - 8 = 0 पर संपाती होने के लिए, संपाती मतलब क्या होता है जानते हैं? संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी होकर गुजरती हो। संपाती का मतलब समधन पाती, मतलब उसी पर गिरती हो। पाती मतलब गिरना होता है। तो एक रेखा इस पर गई है जैसे, तो उसी पर से होकर के दूसरी भी जाए, तो ये संपाती रेखा होती है। मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा निरूपित करें। तो संपाती होने के लिए क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो हम तीनों बराबर करने के लिए हम इसमें 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 गुणा कुछ भी कर सकते हैं। क्या गुणा करें, मान लो 3 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x + 3 त्रिका 9y - 3 8 24 = 300 होना चाहिए। इसलिए बराबर 0 के प्रकार की होगी। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही उत्तर में हो, कुछ और हो सकता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसी टाइप का होना चाहिए।